जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK अकेडमी में। आज फिर से हम देखने वाले हैं जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप चाहे इंडियन आर्मी की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, या फिर ऑप्शन नंबर बी 13, या ऑप्शन नंबर सी 2, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोनों सवाल। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप इंडियन आर्मी की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इससे बेहतर क्लास और कोई नहीं हो सकती। आप इस क्लास में रेगुलर रह के देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। मानव शरीर में सूचनाओं का संप्रेषण दिमाग में किस अंग के माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर ए दिमाग के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी यकृत के माध्यम से, या फिर ऑप्शन नंबर सी किडनी के माध्यम से, या ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सूचनाओं का संप्रेषण होता है हमारे ब्रेन में। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, लार की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, या फिर ऑप्शन नंबर सी उदासीन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। लार हमारा अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान अगर पूछे तो आप कहेंगे 7.4। और फ्रेंड्स, इसमें लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, या ऑप्शन नंबर सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। ये झारखंड में पड़ता है हजारीबाग, और यहीं पे टीन पाया जाता है, टीन। और फ्रेंड्स, टीन का नाम स्टैनम भी है, इसको भी आप याद रखेंगे, जिस वजह से इसे SN के संकेत से लिखा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, या फिर ऑप्शन नंबर सी जेम्स वाट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत के उस समय के वायसराय हुआ करते थे। इन्होंने 19 जुलाई 1905 को इस प्रकार की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? ऑप्शन नंबर ए 1946, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1846, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1746, या ऑप्शन नंबर डी 1649। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बाघ के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी शेर के लिए, या ऑप्शन नंबर सी एक सिंग वाले गैंडे के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिड़िया के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा अभयारण्य ये प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है, तो आप कहेंगे असम में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्भर होती है? ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, या फिर ऑप्शन नंबर बी आयाम, या ऑप्शन नंबर सी दूरी, या ऑप्शन नंबर डी सघनता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयाम। ध्वनि की तीव्रता आयाम यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल। ध्वनि की जो इकाई है जिससे मापा जाता है ध्वनि को, वो डेसिबल में मापा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिल्म के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता के क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी खेल के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये 1917 से दिया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध पुरस्कार है। चलिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे फिल्म के क्षेत्र में जो कलाकार होते हैं उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। दूध के दांत कितनी आयु तक गिर जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 16 ईयर, या फिर ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर, या फिर ऑप्शन नंबर सी
10 ईयर या फिर ऑप्शन नंबर डी 55 ईयर, यानी कि 16 वर्ष के बाद या फिर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष के बाद या फिर ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष के बाद या ऑप्शन नंबर डी 55 वर्ष के बाद। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 वर्ष के बाद दूध के दांत गिर जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दूध के दांत लगभग 20 होते हैं, ये भी 20 दूध के दांत आते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और कुल दांतों की संख्या पूरे जीवन काल में 52 होती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, उबलते पानी की तुलना में भाप से अधिक जलन क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए, भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी, भाप की गुप्त ऊष्मा कम होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी, खौलते पानी की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण, या ऑप्शन नंबर डी, दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। खौलते पानी की तुलना में भाप से अधिक जलन होता है भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि भाप की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है भाप की गुप्त ऊष्मा का मान। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कार्बन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धातु, या फिर ऑप्शन नंबर बी, अधातु, या ऑप्शन नंबर सी, उपधातु, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कार्बन जो है एक धातु है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अधातु मतलब धातु के गुण नहीं होना। और उपधातु का मतलब होता है धातु और अधातु जिसमें दोनों का गुण मौजूद होता है, उसे उपधातु कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद खुराना, या ऑप्शन नंबर सी, मदन गोपाल उपाध्याय, या फिर ऑप्शन नंबर डी, थॉमसन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी, जबकि ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के ऊपर अपना प्रयोग किया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और थॉमसन, ये प्रोटॉन की खोज थॉमसन ने की थी। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, केमोथेरेपी निम्नलिखित में से किसके इलाज में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़, या फिर ऑप्शन नंबर सी, मीना माता, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। केमोथेरेपी जो है एक पद्धति है यानी सिस्टम है, और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में कैंसर के रोगियों को इसी सिस्टम के माध्यम से, इसी पद्धति के माध्यम से इलाज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़ इंसुलिन की अधिकता के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वथनांक पूछा गया है, और क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस पे उबलता है। ऑप्शन नंबर ए, जब यहाँ पे फ़ारेनहाइट पूछा गया है तो फ़ारेनहाइट में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 222, या फिर ऑप्शन नंबर बी 212, या फिर ऑप्शन नंबर सी 234, या फिर ऑप्शन नंबर डी 120। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 212। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का काम करती है? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस, या फिर ऑप्शन नंबर सी, फ्रियोन गैस, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो शीतलन का काम यानी कि ठंडा करने का काम ये करती है फ्रियोन गैस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स ये फ्रियोन गैस CFC जो गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही फ्रियोन गैस कहलाती है। और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, फूलों के उत्पादन से, या फिर ऑप्शन नंबर बी, फलों के उत्पादन से, या फिर ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों के उत्पादन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी, झाड़ियों के उत्पादन से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फलों के उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आपको आर्मी में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पीली क्रांति, या फिर ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण क्रांति, या फिर ऑप्शन नंबर सी, भूरी क्रांति, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नीली क्रांति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है मत्स्य उत्पादन
किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति। और फ्रेंड्स ये कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है और पेट्रोलियम उत्पादन में देश को आगे बढ़ाने से है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम, या फिर ऑप्शन नंबर बी वैनेडियम, या फिर ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम का उपयोग पहले उद्योग क्षेत्र में किया जाता था, जबकि वर्तमान के साइंटिस्ट ने इसे ये आभूषण के उपयोग में भी लाने के लिए इसका कुछ संशोधन किया है। फ्रेंड्स आगे देखिए, हीरे के जलने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। हीरे के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस उत्सर्जित होती है और इसकी वातावरण में प्रतिशत मात्रा अगर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में प्रतिशत मात्रा, तो आप कहेंगे 78%। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? ऑप्शन नंबर ए रानी लक्ष्मीबाई, या फिर ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, या फिर ऑप्शन नंबर सी रीताबाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी गीताबाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। और ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका रही। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, क्षय रोग किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए वायरस से, या फिर ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया से, या फिर ऑप्शन नंबर सी कवक से, या फिर ऑप्शन नंबर डी मच्छर से। फ्रेंड्स क्षय रोग को ही टीबी कहा जाता है, टीबी यानी कि यक्षमा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है यानी कि टीबी होता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे लगता है कि मुझे और कुछ अच्छा करना चाहिए, मैं और कुछ अच्छा करके आपको दूँ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 87, या फिर ऑप्शन नंबर बी 38, या फिर ऑप्शन नंबर सी 24, या फिर ऑप्शन नंबर डी 23। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23 जोड़े गुणसूत्र सामान्य मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। और इसका मुख्य काम होता है माता पिता के गुण बच्चों में भेजना। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हैजा रोग का वाहक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए वायु, या फिर ऑप्शन नंबर बी मक्खी, या फिर ऑप्शन नंबर सी मच्छर, या फिर ऑप्शन नंबर डी पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मक्खी। हैजा रोग का वाहक जो है मक्खी होता है, और मच्छर के कारण मलेरिया होता है, और पानी से टाइफाइड मलेरिया नहीं पीलिया, और ये दो बीमारी और भी बीमारी है जो गंदे पानी से होता है। और वायु के माध्यम से जैसे कोई भी वायरस जैसे कि कोरोना वायरस को ही ले लें, तो ये वायु के माध्यम से फैलता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ किए जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स इसी मेहनत को जो कि मैं आपको अभी करने के लिए कह रहा हूँ, आप अगर लगातार रहे ना इस क्लास में, तो इसकी पूरी गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छे अंक से पास होके आएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। एस्टोमाटा का काम क्या होता है? श्वसन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैंने डिटेल डिस्कशन करवाया भी है और बतलाया भी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन। एस्टोमाटा जो होता है ये पत्तियों में पाया जाता है, जिसका कि हिंदी होता है रंध्र, और इसका मुख्य काम यही होता है पौधे में वाष्पोत्सर्जन करना। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पौधे की पत्तियों का पीला रंग निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी सल्फर, या फिर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम के कारण। पौधे की पत्तियां जो पीली दिखती हैं या हो जाती हैं वो मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण, और हरा रंग क्लोरोफिल के कारण पौधे की पत्तियां हरा दिखता है, और यही क्लोरोफिल पौधे में भोजन की बनाने की यानी फूड प्रोडक्शन की क्रिया करती है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या पौधे के प्रकाश संश्लेषण में जरूरी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जल, या फिर ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश, या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स इसका डिस्कशन मैंने आपको मॉर्निंग वाले बैच में
सुबह में बतलाया भी है और डिटेल बतलाया है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन। पौधे के प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीजन का उत्सर्जन पौधा करता है और वो ऑक्सीजन होता है जल। जल के माध्यम से जो पौधा जल लेता है उसी में से ऑक्सीजन की उत्सर्जन होती है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हे राम किस नेता की समाधि पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहीं, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पे हे राम लिखा गया है। और महात्मा गांधी की जो प्रमुख शिष्या बनी थी वो थी मैडलिन स्लेड, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप गांधी जी का जन्म वर्ष भी याद रख सकते हैं, 2 अक्टूबर 1869, जिसमें कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी को हिंसा प्यारा नहीं था, जिस वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, या फिर ऑप्शन नंबर बी पुणे, या फिर ऑप्शन नंबर सी मासिनराम, या फिर ऑप्शन नंबर डी कन्याकुमारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मासिनराम। मासिनराम में लगभग सर्वाधिक वर्षा होती है अन्य जगहों की अपेक्षा, और मासिनराम मेघालय में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछूंगा और उसके आंसर आपको कमेंट करके लिखने हैं, इसको भी आप ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर सी टेनिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। फेडरेशन कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स आपसे जो मैं सवाल पूछूंगा उस सवाल के जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो से ढूंढ के लिखना है। फ्रेंड्स हमारा आज का सवाल है, कामायनी के लेखक कौन है? ये आपको बतलाना है। सेकंड क्वेश्चन ये है, किस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? आपको कहीं भी कोई सर्च नहीं करना, आपको जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है आपको उस वीडियो को देखना है और उसी वीडियो में से इसका आंसर ढूंढ के आपको बतलाना है। और फ्रेंड्स देखते हैं और कल का सवाल के जवाब किन किन लोगों ने दिया है और क्या दिया है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैंने सवाल दिया था कि जीव विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किस भाषा से हुई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला जवाब जो आया है वो शिवानी कुमारी का आया है, ग्रीक भाषा, जो कि सही आंसर है, यानी कि राइट आंसर है। और दूसरा सवाल था कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो या संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे दूसरा जवाब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने शिवानी कुमारी ने दिया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपका ये दोनों सवाल का जवाब आंसर आपने सही दिया है। और दूसरे हैं रवि प्रकाश सिंह, ये इन्होंने भी सही जवाब दिया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धीरू कुमार, आप तीसरे नंबर पे हैं और आपने जवाब दिया है 18 जून 1576 को प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें अंबेडकर और महाराणा प्रताप। फ्रेंड्स मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आपसे जितना सवाल पूछा जाए आप अगर उतना ही जवाब दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा डिटेल ही लिखें। तो आपका सवाल चलिए सही है जो भी हो। और धीरू मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2 सवाल और जो मैंने लास्ट में आपको दिए थे वो उनका जवाब आपने नहीं भेजा है, जो कि इजी सवाल था। धीरू आप कोशिश कीजिए कि जितना सवाल पूछा गया है उन सभी सवाल के जवाब दें, क्योंकि 2 से 3 सवाल ही तो मैं करता हूं। और चलिए आगे हैं रत्नेश सिंह, आपने भी दोनों सवालों के जवाब दिए हैं जो कि सही है, चलिए आपको भी धन्यवाद। और ये धीरू आपका भी जवाब नीचे आ ही गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरू आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है और वो इजी ही था, जो कि आपको बतलाना था कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यहाँ पे आंसर होगा ग्रीक भाषा से। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन और इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी।